हाय गाइस। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ 5 और सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी के 1.1 से लाकर 1.5 तक प्रॉब्लम सॉल्व की थी हमने। और अब हम सॉल्व करेंगे 1.6 टू 1.8 तक। तो 1.6 को जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल का हमारे पास कोई सैंपल है और उसकी हमें मोल पर लीटर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, जिसमें जो नाइट्रिक अम्ल है उसका जो परसेंटेज है द्रव्यमान प्रतिशत वो 69% है और उसका डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml है। और हमें उस नाइट्रिक अम्ल जो है वो उस सैंपल में कितना है वो फाइंड आउट करनी कि मोल पर लीटर में। यानी कि हमें क्या ज्ञात करनी है उसकी मोलरिटी। यानी कि क्वेश्चन में हमको हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने को कहा गया, हमको यहाँ पर मोलरिटी को फाइंड आउट करने को कहा गया है, यानी कि मोलरता को हमें निकालनी है। और मोलरता क्या होती है? मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और हमें जो जो वैल्यू दी हुई है उसको हम लिख देते हैं। एक तो हमें दिया हुआ है घनत्व, डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का डेंसिटी कितना, 1.41 ग्राम पर ml वो डेंसिटी दी हुई है। और साथ में हमें विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। विलेय कौन है यहाँ पर? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, किसी सैंपल में नाइट्रिक अम्ल है, उसका हमें कितना सॉल्यूशन बनाना है, मोल पर लीटर में सॉल्यूशन बनाना है हमें। तो हमें ये पूछा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का कितना सांद्रता कितनी होगी मोल पर लीटर में। हमें कुछ सैंपल है उसमें जो नाइट्रिक अम्ल है उसका द्रव्यमान प्रतिशत 69% है। क्लियर? तो हमें उसकी मोलरता फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। वो जो विलेय है सॉल्यूट नाइट्रिक अम्ल उसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 69 है। और हमारे पास दिया हुआ विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत हमें दिया हुआ है जो कि है 69। क्लियर? और साथ में हमें जो विलेय नाइट्रिक अम्ल दिया उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान विलेय का मोलर द्रव्यमान। और इसको हम x मान लेते हैं, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, x नहीं मानते। और उसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो विलेय कौन है यहाँ पर? HNO3। क्लियर? तो इसका हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन का कितना आएगा, 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने, 3 है। क्लियर? तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 14 प्लस ये हो गया 48। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो गया 58 और 62 और 63, तो टोटल हो गया 63 हो गया मोलर मास। यानी कि विलेय का जो मोलर मास है HNO3 उसका जो मोलर मास है वो हमारे पास आ गया 63 आ गया। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर डेंसिटी दी हुई हो और साथ में उसका द्रव्यमान प्रतिशत भी दिया हो और हमें उस सैंपल का मोलरता ज्ञात करने को कहे, मोलरता क्या है वो, तो उसको निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला है मोलरता को निकालने का, वो ये है m = 10x/d/m0। क्लियर? जहाँ पर इस m का मतलब है मोलरता मोलरिटी, और ये m0 है उसका मतलब है मोलर द्रव्यमान। यहाँ पर m0 क्या है, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। जो m0 है वो है मोलर द्रव्यमान। क्लियर? और x क्या है, x यहाँ पर विलेय का मोलर द्रव्यमान जो हमने माना है, और d क्या है यहाँ पर, घनत्व। d जो है वो है यहाँ पर घनत्व। क्लियर? और सारे वैल्यू हमारे पास है और वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो मोलरता आ जाएगी। तो मोलरता इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 69 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.41 डिवाइड बाई m0 यानी कि मोलर मास। तो मोलर मास कितना है यहाँ पर, अगर मोलर मास की बात करें तो मोलर मास 63 है। जब हम इस सारे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 15.4 मोलर। यानी कि वो जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी, उसकी मोलरता क्या होगी, 15.4 मोलर। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.7, जो कुछ इस प्रकार है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। हमारे पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, उससे हम कितना कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो कॉपर सल्फेट है उसका मोलर मास निकालेंगे। कॉपर सल्फेट
CuSO4 का मोलर द्रव्यमान, CuSO4 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं अपन। तो CuSO4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कॉपर का कितना होता है, कॉपर का जो द्रव्यमान होता है 63.5। तो ये जो जितने भी एटम है उन सब के मास को हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कॉपर सल्फेट का मोलर मास। तो कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने 4 एटम है तो 4 × 16, तो ये कितना हो गया 63.5 प्लस 32 प्लस 64। तो ये जो आंसर आता है कुल मिला के वो अपना आता है 159.5 ग्राम पर मोल। ये तो हो गया कॉपर सल्फेट का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या कि 159.5 ग्राम पर मोल, ये जो कॉपर सल्फेट का मोलर मास है उसमें कॉपर का कंट्रीब्यूशन कितना है 63.5। समझ पा रहे हो, यानी कि 159.5 ग्राम CuSO4 में कॉपर की मात्रा तो कितनी है वो 63.5 ग्राम है, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में। तो अब यहाँ से हम 1 ग्राम के लिए निकालेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे 1 ग्राम के लिए निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 ग्राम CuSO4 में Cu की मात्रा, 1 ग्राम CuSO4 में Cu की मात्रा, तो ये कितनी हो जाएगी 63.5 बाय 159.5 ग्राम। अब हमारे पास क्वेश्चन में कितने लेता हमने 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 ग्राम CuSO4 में कॉपर की मात्रा। क्लियर, 100 ग्राम CuSO4 में कॉपर की मात्रा, तो ये कैसे निकलेगी 63.5, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 159.5 और यहाँ पर हो जाएगा 100। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो होता है 39.8 ग्राम कॉपर, यानी कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से हम कितना कॉपर प्राप्त कर सकते हैं 39.8 ग्राम कॉपर, क्योंकि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट होंगे तो कॉपर कितना प्राप्त करेंगे 63.5 ग्राम। वहाँ से हमने 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर की मात्रा निकाली और फिर 100 ग्राम के लिए निकाली। क्लियर, बहुत ईजी था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8, जो इस प्रकार है कि आयरन का कोई ऑक्साइड है उसका हमें आणविक सूत्र निकालना है, जिसमें आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है 69.9 और 30.1 ग्राम, ये उनका द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम पहले किया था हमने, जहाँ पर ये पूछा गया था कि इनका मूलानुपाती सूत्र निकालोगे। क्लियर, अब यहाँ पर ये क्या है इसका अणु सूत्र निकालो, और हमें यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान है वो दिया हुआ है, मोलर द्रव्यमान उस ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है हमें, उस ऑक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान है वो है हमारा 160 दिया हुआ है हमें। अब हमें इसका अणु सूत्र निकालना है, तो पहले हम क्या सॉल्यूशन में क्या करते हैं अपन, वही सिंपल टेबल मेथड, पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे तत्व, यहाँ पर हम लिखेंगे तत्व। तो हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं, आयरन के ऑक्साइड, यानी कि तो आयरन होगा Fe, और दूसरा कौन सा है ऑक्सीजन। इसका तो हम लिखेंगे परसेंटेज, कितना द्रव्यमान प्रतिशत है वो, तो फेरस का कितना है आयरन का 69.9 है और ऑक्सीजन का कितना है 30.1 ऑक्सीजन का। अब हम उनका परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे कि इनका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है वो। तो अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 56 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये उसका परमाणु द्रव्यमान लिख दिया। अब हम यहाँ से निकालेंगे भार अनुपात, परमाणु भार अनुपात, जो हम कैसे निकालते हैं, उसका जो परसेंटेज है उसमें परमाणु द्रव्यमान का भाग करके, तो ये हो जाएगा 69.9, उसको हम डिवाइड करेंगे 56 से, और यहाँ पर 30.1 है उसको हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.25 एंड एज इट इज यहाँ वैल्यू आएगी 1.88 आएगी।
ये हमने भार अनुपात निकाला। अब यहाँ से हम निकालेंगे सरल अनुपात, क्योंकि सरल अनुपात निकालने के बाद ही हम उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र निकाल पाएंगे। तो सरल अनुपात कैसे निकालते हैं अपन, यहाँ जो वैल्यू आती है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम सबसे डिवाइड करेंगे। तो 1.25 है और 1.88, छोटी वैल्यू कौन सी है 1.25, तो 1.25 को हम दोनों से डिवाइड करेंगे। 1.25 डिवाइड बाई 125, तो ये आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 1.88 इसको हम डिवाइड करेंगे 1.25, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 1.50। तो अब इस अनुपात से हम देख रहे हैं कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, यानी कि सरल अनुपात नहीं है। तो जब हम ये जो सरल अनुपात नहीं आता है तो इसको हम सरल अनुपात में बदलने के लिए किसी भी पूर्णांक संख्या से हम इसको गुणा कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मूलानुपाती सूत्र आता है, मूलानुपाती सूत्र, वो मूलानुपाती सूत्र कौन सा आएगा, एफ ई कितना है, एफ ई तो 1 है और ऑप्शन कितना है 1.5 है। तो इसको सिंपल होल नंबर रेशियो सरल अनुपात में बदलने के लिए किसी भी पूर्णांक से हम गुणा कर सकते हैं। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो ये जो मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा कौन सा हो जाएगा Fe2O3, ये हमारे पास आ गया मूलानुपाती सूत्र। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, इसका आणविक सूत्र, अणु सूत्र निकालना है। तो अणु सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब हमारे पास मूलानुपाती सूत्र तो है लेकिन n नहीं है, तब हमें n निकालना पड़ेगा। तो n निकालना भी इजी है, n इज इक्वल टू क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र का भार यानी उसका मोलर मास, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, अणुभार से। वो जो कार्बन ऑक्साइड है यहाँ पर उसका अणुभार ले लेंगे अपन। तो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र का भार कितना का Fe2O3 है, तो मूलानुपाती सूत्र का भार कितना आ जाएगा Fe2O3, अगर इसका भार निकालेंगे तो सल्फर का कितना होता है 56 इंटू 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो ये जो वैल्यू आता है ये भी आता है 160 आता है। तो मूलानुपाती सूत्र का भार कितना है 160 ग्राम पर मोल, और अणुभार उस जो ऑक्साइड है जो हमें जिसका जो ऑक्साइड हमें निकाला अणु सूत्र, उसका मोलर द्रव्यमान कितना है वो भी 160 दिया हुआ है। तो 160 बाय 160, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया, यानी n का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इंटू मूलानुपाती सूत्र हो गया Fe2O3, यहाँ पर अणु सूत्र क्या आ गया अपना Fe2O3, यानी कि वो ऑक्साइड कौन सा है Fe2O3। हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1.9 पे, जहाँ पर हमें क्लोरीन के 2 आइसोटोप दिए हुए और नेचर में उनका परसेंटेज कितना होता है वो दिया हुआ है, और साथ में उनका मॉलर मास दिया हुआ है, और हमें क्लोरीन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो निकालना है। तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो जो औसत हम कैसे निकालते हैं, औसत मॉलर मास कैसे निकालते हैं, औसत मॉलर द्रव्यमान, उसको निकालने का फार्मूला है औसत मॉलर द्रव्यमान। तो हम औसत मॉलर द्रव्यमान को निकालते हैं m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डैश जितने भी हो उतने उसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 100, तो ये आता है उसका औसत मॉलर द्रव्यमान। जहाँ पर m1 क्या होगा, जो क्लोरीन m1 क्या होगा, पर जो फर्स्ट क्लोरीन है यानी फर्स्ट जो क्लोरीन का आइसोटोप है उसका मॉलर द्रव्यमान, और x1 क्या है उसकी परसेंटेज, प्रकृति में वो कितनी मात्रा में उपस्थित है। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो m1 कितना हो गया 34.9689 इंटू x1 यानी कि उसकी परसेंटेज कितना है 75.77, ये हो गया, प्लस m2 क्या है यहाँ पर क्लोरीन 37, जो सेकंड उसका आइसोटोप है उसका मॉलर द्रव्यमान, तो ये कितना हो गया 36.9659 इंटू x2 क्या उसका परसेंटेज 24.23, और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जब, तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो होता है 35.45 ग्राम पर
मोल, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है जो कि उसका औसत मोलर मास हो गया, औसत मोलर द्रव्यमान होगा। तो हम अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एथेन के 3 मोल है हमारे पास। उस एथेन के 3 मोल में हमें एक तो कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या निकालनी है और हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या निकालनी है और एथेन के अणुओं की संख्या निकालनी है। हमारे पास कितने 3 मोल एथेन है, उसमें कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या और एथेन के अणुओं की संख्या निकालनी है। तो पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या। कार्बन परमाणु के कितने मोल है वो क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल लिए, एक मोल नहीं, एक अणु, ध्यान से समझना, एक अणु C2H6 में कार्बन परमाणु, एक अणु में एक अणु C2H6 में कार्बन परमाणु कितने हैं? यहाँ पर आप देख रहे हो 2 कार्बन परमाणु है ना, 2 परमाणु है। एक अणु C2H6 में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 अणु है। तो यहाँ पर एक मोल, ध्यान देना, एक मोल C2H6 में कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे? एक मोल में कार्बन परमाणु, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे? एक अणु में 2 कार्बन परमाणु है, एक अणु C2H6 में कार्बन परमाणु 2 हैं, तो एक मोल C2H6 में कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे? तो ये कितने हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। अब हमारे पास कितना है C2H6? 3 मोल है हमारे पास। C2H6 कितना है? 3 मोल है। तो 3 मोल C2H6 में कितने हो जाएंगे? बहुत ईजी है, 3 मोल C2H6 में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 6 मोल कार्बन परमाणु, 6 मोल कार्बन परमाणु हमारे पास होंगे, 6 मोल कार्बन परमाणु। क्लियर? ऑप्शन क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। यानी कि 3 मोल C2H6 में कार्बन परमाणु की संख्या है 6 मोल। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या है कि 3 मोल C2H6 में हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या। एज इट इज जैसे ऊपर किया, एक अणु C2H6 में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? केवल एक अणु की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु। केवल एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 6 हाइड्रोजन परमाणु एक अणु में। तो एक मोल C2H6 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? एक मोल में 6 मोल हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। क्लियर? अब कितने मोल है हमारे पास C2H6 के? 3 मोल है। तो 3 मोल C2H6 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? बताइए कितनी हो जाएगी? 6 × 3 यानी कितनी हो जाएगी? 18 मोल। एक मोल में 6 से 3 मोल में कितनी हो जाएगी? 18 मोल। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। एथेन के अणुओं की संख्या, 2 मोल में एथेन के अणु कितने हैं वो? ये तो बहुत ईजी है। एक मोल में अणु कितने होते हैं? एक मोल में अणु, एथेन के एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी आएगी? Na। और हमारे पास कितने मोल हैं? 3 मोल है। तो 3 मोल में अणु कितने हो जाएंगे? 3 मोल में अणु कितने हो जाएंगे? 3 × Na। 3 × Na यानी कितना हुआ? 3 × 6.023 × 10⁻23। तो ये जो आंसर आएगा वो होगा 1.8 अप्रोक्सीमेट और इंटू 10⁻24 अणु। इतने अणु होंगे 3 मोल C2H6 के। क्लियर? तो आगे नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे 1.11 से लाकर 1.15 तक की प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।